नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने परिवार का, अपने शरीर का और ख़ास करके अपने पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अर्जुन और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12th का जो हमारा पहला अध्याय है, जिसका नाम है खेल कार्यक्रमों का प्रबंधन, जो कि फिजिकल एजुकेशन के सब्जेक्ट का पहला अध्याय है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो है क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन का जो पहला अध्याय है, जिसका नाम है खेल कार्यक्रम का जो है प्रबंधन, तो इस चैप्टर को आज के इस वीडियो में समझ लेंगे पूरा फुल। और इसी एक वीडियो में आपको जो ये चैप्टर है पूरा समझ में आ जाएगा। पूरा चैप्टर आपको करा दूंगा इसी एक वीडियो में। ठीक है, और ये जो हमारा वीडियो रहने वाला है, ये जो हमारा न्यू कोर्स आज से शुरू हो रहा है, वो सेशन 2023 और 24 के बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता होगा, अभी आपका जो है सेशन 2023 और 24 चल रहा है। तो अगर आप भी इसी छात्र के, इसी बैच के छात्र हो, तो आपके लिए जो है ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये कोर्स है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। न्यू कोर्स आज से हमारा शुरू हो रहा है। और जो सेशन 2023-24 है, इसमें आपका जो CBSE बोर्ड है, इसने इस साल क्या सिलेबस निकाला है फिजिकल एजुकेशन का, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको न्यू कोर्स पूरा कंप्लीट कराऊंगा। और आपको पता होगा कि आपका जो पूरा ये बुक है क्लास 12th फिजिकल का, इसमें टोटल 10 अध्याय दिए हुए हैं। और 10 जो अध्याय हैं वो बहुत आसान है, अगर आप समझोगे तो आपको आसान लगेगा। तो आज क्या है, आज हम पहला अध्याय अपना शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है खेल कार्यक्रम का प्रबंधन। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। अगर आप भी इसी सेशन के, इसी बैच के छात्र हो, तो आपके लिए न्यू कोर्स इंपॉर्टेंट है। और आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो 2024 में होगा, CBSE का। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन का। तो उस एग्जाम के लिए हमारा ये न्यू कोर्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको इस न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग पहले चैप्टर से लेकर 10वें चैप्टर तक पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो आप इस न्यू कोर्स को ज्वाइन कर लो। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो MCQ क्वेश्चन होता है वो भी आपको इस वीडियो में या फिर इसी कोर्स वाले वीडियो में आपको करा दूंगा, यानी पूरे कोर्स में कंप्लीट हो भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम न्यू कोर्स शुरू करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, नीचे आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब का एक बटन, उस पर आप क्लिक कर सकते हो। और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। अगर बेल आइकन पर क्लिक नहीं करोगे तो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा। अब बात करते हैं, अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। आपके सामने नाम लिखा हुआ है, ये नाम आप सर्च करोगे तो हमारा ग्रुप आ जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका कोई भी सवाल रहता है, कोई भी क्वेरी रहता है, कुछ भी आपको पूछना होता है, तो आप मुझसे यहाँ पर आके इंस्टाग्राम पे जो है पर्सनली पूछ सकते हो। यूजर ID आप सभी के सामने लिखा हुआ है, इसको आप सर्च करोगे आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं आगे। तो टोटल जो आपका बुक है, आपके स्क्रीन के सामने आपको फिजिकल एजुकेशन का बुक दिख रहा है, तो ये आपका बुक है। तो इस बुक में आपको टोटल 10 अध्याय दिए हुए हैं। पहला आपका है खेल कार्यक्रम का प्रबंधन या खेल कार्यक्रमों का प्रबंधन। दूसरा आपका है खेलों में बच्चे तथा महिलाएं। तीसरा आपका है जीवन शैली संबंधी रोगों के निवारण हेतु योग। चौथा आपका है शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद। ठीक है, और जो आपका पांचवा है खेलों में पोषण है। और वैसे जो आपका चौथा अध्याय है ये आ जाएगा आपका दिव्यांग बच्चों वाला। ठीक है, और छठा आपका है खेलों में परीक्षण तथा मापन। सातवां आपका है शरीर क्रिया विज्ञान तथा खेल संबंधी चोटें। आठवां आपका है जीव यांत्रिकी तथा खेलकूद। नौवां आपका है मनोविज्ञान तथा खेलकूद। 10वां आपका है खेलों में प्रशिक्षण। तो इस प्रकार से 10 अध्याय आपके इस बुक में दिए हुए हैं, जो आपके स्क्रीन के सामने आपको बुक भी दिख रहा है। इसके अंदर के जो चैप्टर दिए हुए हैं वो भी आपको दिख रहे हैं। तो अब बुक आपके सामने से जा रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अपना जो पहला अध्याय है वो शुरू कर देते हैं। और अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस अध्याय में, यानी इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको अध्याय कराने वाला हूं, तो इस अध्याय में टोटल टॉपिक कौन कौन से हैं जो आपको समझने हैं। अगर आपने उन टॉपिक को समझ लिया तो आपका ये अध्याय समाप्त हो जाएगा, मेरी गारंटी है। इस वीडियो को पूरा वॉच कर लो, आपका बहुत फायदा है, बहुत ही ज्यादा फायदा है। ठीक है, तो टॉपिक समझते हैं। इस अध्याय का जो पहला टॉपिक है वो है प्रबंधन का अर्थ क्या होता है, खेल प्रबंधन के कार्य क्या होते हैं, समिति का अर्थ क्या होता है, खेल कार्यक्रम के समितियां जो है, टोटल समितियां, उनके प्रकार कौन से हैं, टूर्नामेंट का अर्थ क्या होता है, टूर्नामेंट का महत्व क्या होता है, टूर्नामेंट का प्रकार क्या होता है, और फ्रिक्चर बनाना भी मैं आपको इसी वीडियो में सिखाऊंगा।
फ्रिक्चर बनाना जो होता है बहुत आसान होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको वही सिखाऊंगा बिल्कुल प्रैक्टिकली, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक आप देख सकते हो। तो अब हम चलते हैं आगे। देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि चैप्टर जो है उसका अर्थ क्या होता है। तो चैप्टर का नाम है खेल कार्यक्रम का प्रबंधन। ये चैप्टर के कहने का मतलब है जो खेल होता है, जो स्पोर्ट्स होता है, खेल का मतलब हो जाता है कोई भी ऐसा खेल, ठीक है, तो वो खेल आता है। तो खेल के अंदर जो भी कार्यक्रम होते हैं उसका प्रबंध किस प्रकार से होता है, क्या उसमें फिर फ्रिक्चर बनता है क्या, ये सभी इसमें आप समझोगे। यानी इसमें आप खेल के अंदर वाले कार्यक्रम समझोगे, उसमें जो भी प्रबंध किया जाता है, जो भी वहाँ टूर्नामेंट होता है, जो भी समिति होता है, जो भी कुछ होता है खेल कार्यक्रम के अंदर, वो आप यहाँ पर प्रबंधन भी समझ लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर का अर्थ ये हो गया। तो कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि चैप्टर का ये नाम क्यों रखा गया था, तो मैंने आपको सीधा सा बता दिया। चैप्टर का नाम यहाँ पर ये रखने का मतलब सीधा सा यहाँ पर यही है कि चैप्टर के अंदर बातें जो है वो खेल कूद के फील्ड में जो कार्यक्रम होता है उसका प्रबंधन कैसे होता है, इसके ऊपर बात पूरा घूमेगा। इसलिए इस चैप्टर का नाम इस प्रकार का रखा गया है, ठीक है। तो अब चैप्टर हमारा शुरू हो जाता है। वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप सोच रहे हो कि वीडियो स्किप कर दूं तो बहुत नुकसान है। न्यू कोर्स आपके लिए स्टार्ट किया है तो आप इसको ज्वाइन करो, आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब बात करते हैं अपना पहला टॉपिक। पहले टॉपिक का नाम है प्रबंधन का अर्थ। इसका अर्थ क्या होता है, यहीं पे अगर आप समझ गए ना तो आपने एक बहुत ही बड़ा गहराई समझ लिया, क्योंकि चैप्टर का नाम ही इसी प्रकार का है। तो प्रबंधन का अर्थ हो जाता है इंतजाम करना, किसी भी चीज का इंतजाम करना। अब किसी भी चीज का इंतजाम कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। मान लो खेल आयोजित हो रहा है तो कोई एक व्यक्ति खेल को आयोजित नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत से संगठन बनेंगे, नियुक्तिकरण होगा, नियोजन होगा, ठीक है, निर्देशन दिया जाएगा, सभी प्रकार के कार्य हैं, सभी मिलकर जो है खेल का आयोजन करेंगे। तो यहां पर बात क्या होती है कि प्रबंधन का क्या अर्थ होता है। प्रबंधन का मतलब हो जाता है विभिन्न समूह। विभिन्न मतलब बहुत सारे, समूह मतलब क्या हो जाता है ग्रुप, यानी बहुत सारे ग्रुप तथा व्यक्तियों के साथ मिलकर किसी कार्य को सफलतापूर्वक करना या फिर करवाना प्रबंधन कहलाता है। और आसान तरीके से बताऊं तो प्रबंधन का मतलब हो जाता है कोई भी समूह, कोई समूह है, मान लो 50 लोग का या 50 मेंबर का, मतलब कोई ग्रुप है, ठीक है, कोई ग्रुप जो है वो 50 मेंबर का है। अब 50 मेंबर ने मिलकर किसी खेल को आयोजित कर दिया तो यही प्रबंधन कहलाता है, ठीक है। यानी विभिन्न समूहों तथा व्यक्तियों के साथ, यानी एक व्यक्ति अकेले गेम आयोजित नहीं करेगा, सभी समूह व्यक्ति के साथ मिलकर किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक चलाएगा, ठीक है, तो वो कहलाता है प्रबंधन। समझ गए, ये हो जाता है प्रबंधन का अर्थ। समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं खेल प्रबंधन के कार्य, यानी खेल जो होता है, खेल प्रबंधन कैसे होता है, खेल के अंदर प्रबंध कैसे होता है। तो प्रबंध करने के बहुत सारे कार्य हैं, यानी सभी कार्यों को अपनाना पड़ेगा तभी खेल आयोजित होगा। तो देखो खेल का प्रबंधन हम एक व्यक्ति नहीं कर सकता, पहले तो आप ये समझ लो। खेल कोई सा भी हो, कोई सा भी खेल हो, उसमें सभी व्यक्ति अपना अपना राय देते हैं, सभी व्यक्ति अपना अपना काम करते हैं। तो इसके अंदर ग्रुप बनते हैं। पहला होता है नियोजन का ग्रुप, दूसरा होता है नियंत्रण का ग्रुप, संगठन का ग्रुप, नियुक्तिकरण का ग्रुप और निर्देशन का ग्रुप। ये सभी ग्रुप मिलाकर, इन सभी ग्रुप के कार्यों को मिलाकर एक गेम का आयोजित हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो पहला हो गया नियोजन, नियंत्रण, संगठन, निर्देशन, नियुक्तिकरण। तो ये सभी समूह हैं, ग्रुप हैं जो मिलकर खेल आयोजित करते हैं। तो ये हो गया खेल प्रबंधन के कार्य। समझ गए, ये कार्य हैं। तो अब हम समझते हैं इन सभी को बारीकी से। जैसा कि स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है नियोजन, तो नियोजन पहले समझते हैं। नियोजन का मतलब हो जाता है योजना, योजना, प्लानिंग, नियोजन, सोचना, ठीक है, प्लानिंग करना, सबका मतलब एक ही है। नियोजन बोलो या योजना बोलो, दोनों का मतलब एक है। देखो नियोजन अर्थात योजना, और योजना एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है जो किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है, योजना कहलाती है, ठीक है। यानी योजना का मतलब क्या होता है, योजना का मतलब हो जाता है मान लो 15 तारीख को आपका पेपर है, तो 6 तारीख को आपने एक प्लानिंग बनाया कि 15 तारीख को मुझे इस प्रकार से पेपर देना है। तो आपने क्या किया, एक योजना बनाया। अब योजना कब बनाया, पूर्व, यानी पहले बनाया। तो क्या आप कह सकते हो कि योजना एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है? जाहिर सी बात है, हमने योजना बनाया पहले, तो इसका मतलब योजना एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया तो हो गया।
अब ये बन क्यों रहा है? तो जो किसी विशेष लक्ष्य के प्राप्ति के लिए, विशेष लक्ष्य क्या है? 15 तारीख के एग्जाम में अच्छे नंबर लाना, तो ये हो गया विशेष लक्ष्य। यानी योजना एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है जो किसी विशेष लक्ष्य के प्राप्ति के लिए बनाई जाती है, योजना कहलाती है। सिंपल सा परिभाषा, समझ गए? और कई जो टीचर अगर आपसे ये पूछ लें कि नियोजन का क्या अर्थ है, तो आप कंफ्यूज मत होना। नियोजन और योजना तीनों, दोनों का मतलब एक ही है। तीन यानी तीसरा प्लानिंग, प्लानिंग का भी मतलब वही है, ठीक है? तो ये हो गया। अब नियोजन जो ग्रुप है, मान लो 15 व्यक्ति का एक ग्रुप है जो सिर्फ प्लानिंग करेंगे कि गेम कैसे करना है, सिर्फ उनका काम है प्लानिंग करना। अब वो प्लानिंग क्या करेंगे या उनका कार्य क्या है, ये जो समूह बन गया पूरा नियोजन नाम का, तो ये नियोजन नाम का जो समूह है ये क्या कार्य करेगा? तो ये करेगा उद्देश्य निर्धारित करना। इनका काम क्या होता है? उद्देश्य को निर्धारित कर देंगे, आधार विकसित कर देंगे, योजना को लागू भी करेंगे ये लोग, इसकी समीक्षा करेंगे। समीक्षा मतलब क्या होता है? समीक्षा का मतलब हो जाता है समालोचना या फिर उसके ऊपर तर्क देना, ठीक है? समीक्षा करना यानी किसी भी बातों को गहराई से समझना, ठीक है? वैकल्पिक कार्यवाही की पहचान करना, वैकल्पिक कार्यवाही का मूल्यांकन करना, एक विकल्प का चयन करना, खेल के लिए अच्छी योजना बनाना, ये सभी योजना नामक ग्रुप का काम है। समझ गए? योजना का मतलब समझ गए, नियोजन का मतलब, इनका कार्य क्या है ये भी आप समझ गए, ठीक है? मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब हो जाता है किसी व्यक्ति पे अपना प्रभुत्व दिखाना, अपना वर्चस्व दिखाना, या किसी व्यक्ति के ऊपर अपने बस में व्यक्ति को रखना, ठीक है? नियंत्रण कहलाता है। तो नियंत्रण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा कार्यों को पूर्व निर्धारित योजना के अनुरूप किया जाता है। पूर्व निर्धारित योजना, आपने योजना पढ़ा था जो कि पूर्व निर्धारित था। तो नियंत्रण का मतलब क्या है? जब योजना पूर्व यानी पहले बन चुका है, तो उस योजना के बाद अगर हम किसी व्यक्ति, खिलाड़ी के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर देते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं नियंत्रण को परिभाषित कर देता है, ठीक है? अब नियंत्रण नामक जो ग्रुप है उसके कार्य क्या हैं? उनके कार्य हैं मानकों का निर्धारण, वास्तविक सफलता का मापन तथा प्रमापों से तुलना करना, ठीक है? यानी मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल सक्सेस एंड इट्स कंपैरिजन, ठीक है? ये आपका होगा। अपेक्षा के अनुरूप सफलता ना मिलने पर संभावित कारणों का विश्लेषण करना, एनालिसिस ऑफ रीजंस फॉर लेस सक्सेस, ठीक है? आवश्यकता अनुरूप सुधारात्मक उपाय एवं कार्यवाही करना, ठीक है? यानी टेकिंग करेक्टिव एक्शन, ठीक है? तो ये आपके हो जाते हैं इसके कार्य। ये किसके कार्य हैं? तो आप कहोगे नियंत्रण जो ग्रुप है, यहाँ ग्रुप की बात हो रही है। यानी हमें एक खेल आयोजित करना है और उस खेल को आयोजित करने के लिए हमने बहुत समूह बना लिया, बहुत ग्रुप बना लिया। अब उन ग्रुप का यहाँ काम आपको बता रहा हूं, तो आप सीधा सा नाम से याद रख सकते हो। नाम क्या है? नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब हो जाता है किसी पर अपना दबाव बनाकर कार्य को संचालित करना, ठीक है? जैसे मान लो ऑफिस या कोई कंपनी होता है, कोई छोटा मोटा उद्योग होता है, कुटीर उद्योग टाइप का मान सकते हो आप। तो वहां पे क्या होता है? वर्कर होते हैं 5-6 और एक वहां का हेड होता है। तो हेड क्या करते हैं? उन 5-6 पर नियंत्रण स्थापित कर देते हैं और वो काम को चलाते रहते हैं। तो ये क्या हो गया? नियंत्रण, ठीक है? तो ये हो गया हमारा पूरा इसके कार्य। अब हम समझते हैं संगठन। संगठन को इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है? तो संगठन का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा कार्यक्रम संबंधी कार्य को परिभाषित एवं वर्गीकृत किया जाता है और इस उन्हें विभिन्न समितियां व्यक्तियों को सौंपकर उनके अधिकारों और दायित्वों को या उनका निर्धारण किया जाता है। संगठन कहलाता है, ठीक है? संगठन का मतलब सीधा से यहां पर यही है कि जो भी समितियां हैं, ठीक है, जो भी व्यक्ति हैं, उनको सौंप दिया जाता है ये सभी अधिकार दायित्व, ठीक है? और वो निर्धारित करते रहते हैं सब कुछ, ठीक है? अब देखो यहां पर इनका कार्य क्या है कि कार्य की पहचान करना एवं उनका छोटे छोटे कार्यों में विभाजन करना, ठीक है? ये हो जाता है। यानी आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, विभिन्न समितियों का निर्धारण करना, ठीक है? फॉर्मेशन ऑफ वेरियस कमिटीज, ठीक है? सभी समितियों को उनके संबंधित कार्य सौंपना, ठीक है? ये हो जाता है आपका।
यानी असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज टू वेरियस कमिटीज, विभिन्न समितियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ठीक है, ये आपका हो जाता है, रिपोर्टिंग यहाँ पे होगी। तो ये कार्य क्या होता है, ये योजना संगठन जो होता है इसका कार्य होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नियुक्तिकरण। देखो, नियुक्तिकरण का मतलब हो जाता है किसी चीज को नियुक्त कर देना। ठीक है, नियुक्तिकरण कहलाता है। नियुक्तिकरण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत किसी विशिष्ट पद या कार्य के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति का चयन होता है। ठीक है, तथा प्रशिक्षण किया जाता है। प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनका कार्य क्या है। देखो, इनका जो कार्य है वो है मानवीय संसाधन संबंधी आवश्यकताओं का आकलन करना। ठीक है, विभिन्न पदों के लिए उपयुक्त अधिकारियों कर्मचारियों का चयन करना, इनको भर्ती करना, चयनित अधिकारियों कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं नियुक्ति करना। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब बात करते हैं निर्देशन। निर्देशन का यहां मतलब क्या है। देखो, निर्देशन का मतलब मानवीय संसाधन को उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए जरूरी शिक्षा निर्देश देना, उनका मार्गदर्शन करना तथा उन्हें जो है निरंतर रूप से प्रेरित करने की प्रक्रिया को निर्देशन कहते हैं। निर्देशन मतलब निर्देश दे देना, यानी किसी भी खिलाड़ी को निर्देश देना, किसी भी ग्रुप को निर्देश देना, तो ये निर्देश का काम हो जाता है। अब बात करते हैं निर्देशन जो ग्रुप है इसका क्या कार्य होता है, ये क्या कार्य करता है। तो इसका पहला कार्य हो जाता है अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का पर्यवेक्षण करना। ठीक है, पर्यवेक्षण करना, अपने से वरिष्ठ अधिकारियों से संदेश दिशा निर्देश प्राप्त कर उन्हें अपने अधीनस्थ कर्मचारियों तक पहुंचाना, ये काम इनका हो जाता है, यानी कम्युनिकेशन। ठीक है, अपने अधांत काम करने वाले कर्मचारियों का नेतृत्व करना, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना, यानी मोटिवेट करना, इनका कार्य हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं समिति कार्य। देखो, ये हमारा दूसरा टॉपिक है, आपको ध्यान होगा ये हमारा तीसरा टॉपिक है। ठीक है, तीसरा है। ठीक है, तीसरा टॉपिक हमारा है। इससे पहले मैंने आपको 2 टॉपिक समझा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा टॉपिक। तीसरा हमारा टॉपिक है समिति का अर्थ। अब समिति का क्या अर्थ होता है। देखो, समिति का मतलब यहां पर है, समिति किसी भी चीज का समिति होता है। ठीक है, बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट, ये हो जाता है समिति। देखो, समिति व्यक्तियों के द्वारा अपने समान उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए विचार पूर्वक निर्मित एक ऐसा संगठन का नाम है जिसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है। ठीक है, अतएव समिति आवश्यकताओं की पूर्ति करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसमें व्यक्ति संगठित होकर सामान्य हितों को ध्यान में रखकर विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करता है, ये समिति कहलाता है। समिति का मतलब ये हो जाता है बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं खेल कार्यक्रम के समितियां के प्रकार, यानी खेल के अंदर कितनी समितियां बनती हैं, कितनी समितियां होती हैं खेल के दौरान। जब भी खेल आयोजित होता है तो उस समय बहुत सी समितियां होती हैं। तो वो समितियां कौन कौन सी हैं। देखो, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको यही बता देता हूं। ये आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। एग्जाम में आने का जो चांस है ना, वो सुन लो आप ध्यान से। 101% आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा सीबीएसई बोर्ड में, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं। और आपका सेशन 2023-24 है, इसमें तो जरूर आएगा, आपके बैच में जरूर आएगा। 2024 में जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये वीडियो है, इसको पूरा देखो। अगर अभी तक आप अच्छे से वीडियो को देख रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर जिन बच्चों ने वीडियो स्किप कर दिया था बीच में और फिर उन्होंने रिकवर किया है, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि वीडियो ऐसे करके देखोगे तो आपका बहुत नुकसान है। ठीक है, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखो, शुरू से देखो, अच्छे से देखो, मन से देखो, तब आपका फायदा होगा। ठीक है, तो बात करते हैं जब खेल कार्यक्रम का आयोजित होता है उस समय बहुत सी समितियां होती है। एक तो होता है टूर्नामेंट से पहले। टूर्नामेंट क्या है, टूर्नामेंट का मतलब खेल है। ठीक है, खेल, तो खेल से पहले जो समितियां होती है वो हो गई। ठीक है, फिर कुछ समितियां ऐसी होती हैं जो खेल के दौरान होती है।
और कुछ ऐसी समितियां भी होती हैं जो खेल के बाद कार्य को संचालित करती है। ठीक है, देखो टूर्नामेंट से पूर्व समितियां हैं हमारा आयोजन या फिर प्रबंधन समिति, ये हमारा क्या है, टूर्नामेंट से पहले की समिति, वित्तीय समिति, प्रचार समिति, तकनीक समिति, क्रय समिति। ये जो हमारे टोटल समिति हैं इस साइड वाले, ये सभी है टूर्नामेंट से पहले वाली समिति। अब टूर्नामेंट के दौरान बहुत सारी समिति होती हैं, वो हमारा है स्वागत समिति, परिवहन समिति, भोजन व आवास समिति, ठीक है, सजावट व समारोह समिति, पुरस्कार समिति, उद्घोषक समिति, खेल मैदान उपकरण समिति, रिफ्रेशमेंट व मनोरंजन समिति, एंट्री व कार्यक्रम समिति, ऑफिशियल्स के लिए समिति और प्राथमिक चिकित्सा समिति। ये सभी समिति होती है दोहरान वाली, और बाद में भी समितियां होती हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब क्या करते हैं, अपने चौथे टॉपिक में जो हमारा पहला लाइन है ना ये वाला, इसको समझते हैं। यानी टॉपिक हमारा क्या चल रहा था, टॉपिक आप पीछे देखो, ये टॉपिक हमारा कौन सा है, चौथा, ये चौथा टॉपिक है। तो चौथा टॉपिक ही अभी हमारा चल रहा है, लेकिन हम इन सभी को बारीकी से समझेंगे, ये सभी को। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। देखो टूर्नामेंट से पूर्व समितियां ये कौन सी है। देखो टूर्नामेंट आप समझ गए होंगे, टूर्नामेंट का मतलब क्या है, किसी खेल से है। ठीक है, जो भी खेल आयोजित होता है, खेल का मतलब क्या है, हम इसको टूर्नामेंट भी कह देते हैं, टूर्नामेंट भी इसको कह देते हैं। तो टूर्नामेंट से पहले जो समितियां बनती हैं वो हो जाता है टूर्नामेंट से पूर्व समितियां। देखो इसका अर्थ क्या है, टूर्नामेंट से पूर्व समितियां का क्या अर्थ है। देखो इस या इन समितियों की मुख्य जिम्मेदारियां टूर्नामेंट का सफल आयोजन करना होता है। ये समितियां एक उचित योजना बनाती हैं जिसके अनुसार सभी कार्य किए जाते हैं। इन समितियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टूर्नामेंट के सफल संचालन के सभी पक्ष, ठीक है, पूरे हो रहे हो। टूर्नामेंट पूर्व गठित की जाने वाली विभिन्न समितियां इस प्रकार है। देखो टूर्नामेंट का मतलब खेल हो गया, पूर्व मतलब पहले, समिति मतलब डिपार्टमेंट। यानी खेल आयोजित से पहले कुछ डिपार्टमेंट हैं या कुछ ऐसे समूह हैं, उनका काम यहाँ पे होता है। तो पहला हमारा है आयोजन समिति या फिर इसको हम प्रबंधन समिति भी कह देते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कह सकते हो आप। यह समिति खेल प्रतियोगिता के आयोजन तथा संचालन से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए जो है मुख्य रूप से जिम्मेदार होती हैं। विभिन्न उप समितियों के अध्यक्ष इन्हें सदस्य होते हैं इसके अंदर। ठीक है, यानी आयोजन समिति का नाम से समझ लो आप, आयोजन का मतलब क्या हो जाता है, आयोजन करना। यानी इस समिति का काम है खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना, यानी उसको बताना, उसको सजाना, सजावट मतलब इनका काम होता है सिर्फ आयोजित करना, खेल को कहाँ पे आयोजित होगा उस स्थान का चयन करना। तो ये इनका काम हो जाता है आयोजन समिति का। ये समझ गए आप। तो अब हम क्या बात करते हैं, अब हम करते हैं अपना जो अगला समिति है वो वित्तीय समिति। ठीक है, यानी फाइनेंस कमेटी। इस समिति का मुख्य कार्य टूर्नामेंट समिति, वित्तीय समिति या वित्तीय प्रबंधन होता है। इस समिति को सभी प्रकार की वित्तीय प्राप्तियों, व्यय का जो लेखा जोखा जो भी बजट है वो ये बनाती है वित्तीय समिति, इनका काम ये होता है। अब हमारा टूर्नामेंट से पहले वाला एक समिति और है प्रचार समिति, जिसे हम प्रचार प्रसार समिति भी कह देते हैं। ठीक है, तो प्रचार समिति का नाम से समझ लो, प्रचार का मतलब क्या होता है, किसी चीज का जो है एडवर्टाइजमेंट करना, यानी प्रचार करना। ठीक है, तो अगर हम इस खेल का मान लो इस मैदान में जो है ना, इस मैदान में आप मान लो यहाँ पर खेल होने वाला है, तो हम जो है गाड़ी में घूम घूम के अनाउंसमेंट करेंगे कि यहाँ पर जो है ये गेम होने वाला है, गेम होने वाला है, पूरा अनाउंसमेंट हो जाता है। तो ये जो अनाउंसमेंट करने वाला व्यक्ति है ना, जो समूह है, उसका नाम क्या है, समिति कौन सा है, वो प्रचार प्रसार समिति। यानी प्रचार प्रसार समिति का काम है जहां भी अगर गेम आयोजित हो रहा है तो पूरा एडवर्टाइजमेंट करना, प्रचार करना और बताना लोगों को कि यहाँ पर ये गेम होने वाला है। ठीक है, लोगों तक सूचना को पहुंचाना और गेम का प्रचार कर देना। ठीक है, तो ये आप समझ गए, इसका काम ये हो जाता है। नाम से याद रखोगे तो आपका बहुत फायदा है, नाम से याद रखो, बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं तकनीक समिति। तो तकनीक मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्निकल कमिटी या टेक्निकल समिति। ठीक है, इंग्लिश वर्ड है ये, जो कमिटी का मतलब समिति है। ठीक है, समिति को इंग्लिश में कमिटी कहते हैं। देखो तकनीक समिति का मतलब हो जाता है टेक्निकल समिति। देखो इस समिति में तकनीक, दक्षता,
प्राप्त अधिकारी होते हैं जिनको तकनीक के बारे में बहुत ही जानकारी होती है। यह समिति सभी प्रकार के खेल उपकरणों की देखरेख, मैदान की देखरेख, ठीक है, प्रकाश व्यवस्था यानी लाइट की व्यवस्था, ठीक है, इत्यादि व्यवस्थाओं की देखरेख करती है। इनका काम होता है लाइट को देखना, ठीक है, कहीं शॉर्ट ना हो जाए। बिजली का काम क्या है, तो जितने भी टेक्निकल काम है वो ये कमेटी या फिर ये जो हमारी समिति है वो देखती है, ठीक है। आपने भी बहुत जगह देखा होगा जहाँ पे बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं तो वहां पर बहुत सारी कमेटियां होती हैं जो कुछ लाइट को देखती हैं, कुछ मैदान को देखती हैं, कुछ आयोजन करती हैं, कुछ खिलाड़ी को बुलाती हैं। तो वही सभी यहाँ पर बातें हो रही हैं, कुछ भी अलग नहीं है। अब बात करते हैं जो अपना पांचवा है, क्रय समिति, ठीक है, यानी परचेज कमेटी। परचेज का मतलब हो जाता है प्राप्त करना यानी खरीदना। तो क्रय समिति का मतलब नाम से समझ लो, क्रय मतलब खरीदना, यानी क्रय समिति का काम है किसी भी उपकरण को खरीदना। यानी खेल अगर हमें खेलना है, क्रिकेट खेलना है मान लो, तो क्रय समिति क्या करेगा, क्रय समिति क्रिकेट के लिए बैट, बॉल, ठीक है, स्टंप और बाकी यहाँ पर ये पूरा जो ग्लव्स है पैर में, हाथ में, ठीक है, ये सभी उपकरण जो है कौन खरीदेगा, तो आप कहोगे क्रय समिति। क्रय समिति, तो क्रय समिति का काम है इन सभी चीजों को खरीदना। बैट हो गया, बॉल हो गया, ठीक है, विकेट हो गया, इन सभी कामों को, इन सभी चीजों को खरीदना क्रय समिति का काम हो जाता है। अब बात करते हैं इनकी जिम्मेदारियां। जो टूर्नामेंट से पूर्व समितियां होती हैं, पूर्व समितियां, तो इनका कुछ काम भी होता है, बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी इनका होता है। तो इनका जो पहला जिम्मेदारी है वो खेल, किसी भी खेल टूर्नामेंट से पहले विभिन्न समितियों के अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करना इनका काम है। जैसा कि खेल संबंधित प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मिलकर टूर्नामेंट का जो है बजट तैयार करना, क्योंकि उपयुक्त बजट के बिना किसी भी खेल कार्यक्रम का टूर्नामेंट शानदार एवं सुव्यवस्थित आयोजन मुश्किल हो सकता है। ये मतलब ये काम अगर ऐसा करेंगे ये, तो कभी भी आयोजित नहीं होगा। आप देखो आगे, खेल टूर्नामेंट का कार्यक्रम जैसे कि टूर्नामेंट की तिथि, स्थान, ये सभी निर्धारित करना इनका काम हो जाता है, ठीक है। खेल के मैदान, कोर्ट, ट्रैक तथा संबंधित खेल उपकरण की व्यवस्था करना, ठीक है। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट को आयोजित करने के लिए जो भी जरूरी सामग्री है वो भी लाना। टूर्नामेंट के सुचारू आयोजन, देखो टूर्नामेंट के सुचारू आयोजन के लिए विभिन्न समितियों का गठन करना इनका काम है। टूर्नामेंट की तारीखों तथा स्थान संबंधित सभी चीज का और संघ सभी चीज का आयोजित करना इनका काम हो जाता है। अब बात करते हैं टूर्नामेंट के दौरान की समिति, यानी टूर्नामेंट के दौरान क्या क्या समिति होती है उनको समझते हैं। देखो टूर्नामेंट आपको पता है खेल, कोई खेल, अब खेल जब हो रहा है, खेल जो है ना, या माहौल आप बनाओ, ये मान लो ग्राउंड है जिसे हम मैदान कहते हैं। तो मैदान जो है यहाँ पर खेल हो रहा है, ठीक है, पूरा खेल हो रहा है, पूरा माहौल है खेल वाला, सब कुछ यहाँ पे चालू है। तो आप जब गेम चालू है तो चालू गेम में क्या क्या कार्य होगा, यानी उसके दौरान क्या क्या समितियां होंगी। तो पहले इसका अर्थ समझ लो। टूर्नामेंट के दौरान समिति जो नाम है ना, इसका अर्थ क्या होता है, यह समितियां पूरे टूर्नामेंट के दौरान कार्यरत रहती है। जब तक टूर्नामेंट चलेगा वहां उस तक या उस समय तक जो है ये एक्टिव रहते हैं, यानी कार्यरत रहते हैं। इनका प्रमुख कार्य खिलाड़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है, यानी जो भी खिलाड़ी होते हैं उनका जो भी आवश्यकता है, कपड़े का, बैट का, बॉल का, सभी का कार्य इनका हो जाता है। यातायात प्रबंध करना, पुरस्कार वितरण का आयोजन करना इत्यादि। टूर्नामेंट के दौरान कार्य के लिए गठित की जाने वाली विभिन्न समितियां इस प्रकार से है। देखो आप हम समझते हैं इसमें कौन कौन सी कमेटी, जिसे हम समिति कह रहे थे ना, तो समिति इसमें कौन कौन सी आती हैं उनको समझ लेते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। और ये जो समिति वाला जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आता है। पहले हम बात करते हैं स्वागत समिति। देखो स्वागत समिति क्या होती है, जब हमारा टूर्नामेंट चल रहा होता है तो उस समय ये समिति आपको वहां दिखेगा, और इनका काम होता है ये कि स्वागत करना। इनका काम होता है किसी भी खिलाड़ी को अपने मैदान के अंदर बुलाते समय उनका स्वागत करना, ठीक है। तो ये हो गया इनका काम। यानी इस समिति के मुख्य कार्य टूर्नामेंट के उद्घाटन तथा समापन समारोह के अवसर पर आने जाने जो भी अतिथि हैं उनका स्वागत करना, देख रेख करना, ये इनका काम हो गया। नाम से याद रखोगे तो आपका बहुत ही फायदा है, ठीक है। समिति का मतलब हो जाता है कोई भी डिपार्टमेंट, बिल्कुल। स्वागत मतलब स्वागत करने वाला डिपार्टमेंट, ठीक है।
अब बात करते हैं परिवहन समिति। परिवहन का मतलब क्या हो जाता है? गाड़ी, बस, ट्रक, ट्रेन, हवाई जहाज, जो भी, ठीक है, XYZ। तो परिवहन समिति को ट्रांसपोर्ट कमेटी भी कह देते हैं। इस समिति का मुख्य कार्य टूर्नामेंट में भाग ले रही सभी खिलाड़ियों को, टीमों, अधिकारियों, प्रतियोगिता के स्थान तक ठहरने और ले जाने की सुविधा। देखो, परिवहन समिति का मतलब है, परिवहन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज में किसी खिलाड़ी को लाना। यानी एक गाड़ी है, इस गाड़ी में हमने 100 खिलाड़ी को लाया, तो परिवहन समिति का काम है खिलाड़ी को उसके घर से लेकर मैदान तक लेके आना। यानी खिलाड़ी को, परिवहन समिति का क्या कार्य है? खिलाड़ी को, जो भी खिलाड़ी हो, 50, 60, 70, 80, 90, 100, सभी खिलाड़ी को उनके घर से उठाना है और मैदान तक लेकर आ जाना है। ये काम किनका है? तो ये आप कहोगे परिवहन समिति का ये कार्य है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अब हम बात करते हैं आगे। देखो, भोजन तथा आवास समिति। देखो, समिति का मतलब डिपार्टमेंट, वही चीज है। भोजन मतलब खाना, आवास मतलब घर। यानी इनका काम क्या है? आपने नाम समझ लिया होगा। देखो, नाम से याद रखो, बहुत फायदा है। देखो, यहाँ पे बिल्कुल नाम खुद कहता है, भोजन तथा आवास समिति। यानी इस समिति का कार्य क्या होगा? भोजन और आवास से संबंधित ही होगा, ठीक है। तो भोजन आवास समिति का मतलब है, इस समिति का कार्य होता है खेल प्रतियोगिता के दौरान जो खिलाड़ी हैं, जब उनका ब्रेक होता है तो उनको भोजन देना, जूस देना, ठीक है, और भी बहुत सारे फल देना, और उनको रहने के लिए, उनके ठहरने के लिए, उनके घर, उनका एक घर भी बनाना वहां पर, जहां पर ये खिलाड़ी रह सके अपना खेल खेलते समय तक, ठीक है। तो ये काम हो गया किनका? आप कहोगे इस समिति का। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट है और कोई मुश्किल नहीं है। इसमें क्या है कि हर समिति को आप उसके नाम से याद रखोगे तो आपका बहुत फायदा है। नाम खुद समिति के अंदर के कार्य को बताता है। नाम जैसा है, काम भी वैसा ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे जो समितियां हैं बहुत। देखो, अब दौरान जो होता है ना, खेल प्रतियोगिता के दौरान, उसमें बहुत सारी समितियां होती हैं। देखो, सजावट व समारोह समिति, इनका काम क्या होता है? खेल प्रतियोगिता के दौरान सजावट करना, लाइट देखना, लाइट नहीं मतलब सजावट करना, फूले बरसाना, ठीक है, पर्दा लगाना, टेंट लगाना, ये सभी काम इनका हो जाता है सजावट व समारोह समिति का। और बच्चों, मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये नाम से याद रखो, सजावट और समारोह, ठीक है। तो इनका नाम जो भी है, काम भी वही है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं। पुरस्कार समिति, फिर से वही है, पुरस्कार, नाम से याद रखो, क्या है नाम? क्या है? पुरस्कार समिति। पुरस्कार मतलब ट्रॉफी देना, सर्टिफिकेट देना, मेडल देना, ठीक है। तो इन समिति का काम क्या है? टूर्नामेंट के खत्म हो जाने के बाद जो भी विजेता टीम है उनको पुरस्कार देना, इनका काम हो जाता है। बिल्कुल आसान बताया मैंने आपको, बिल्कुल आसान। अब कई बच्चों को बहुत ही आसान लग रहा होगा, ठीक है। यानी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी। आगे चलते हैं। देखो, आगे भी बहुत सारी समितियां हैं इसमें। देखो, दौरान के समय बहुत समितियां हैं। खेल मैदान व उपकरण समिति, इनका काम क्या है? खेल मैदान का जो उपकरण है उनका समिति, ठीक है। इस समिति की मुख्य जिम्मेदारियां खेल मैदानों की जो मार्किंग या ट्रैक एवं फील्ड को तैयार करना होता है। इसके अतिरिक्त खेल प्रतियोगिता, स्पोर्ट्स मीट से संबंधित खेल उपकरणों का प्रबंधन करना भी इसी समिति का जिम्मेदारी होता है। आगे जो है वो क्या है? रिफ्रेशमेंट व मनोरंजन समिति। अब इसका नाम क्या है? रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट का मतलब हो जाता है किसी भी खेल के दौरान खिलाड़ियों को कुछ देना, कुछ खाने के लिए देना, ठीक है। मनोरंजन का मतलब है उनका मनोरंजन भी करते रहना। तो नाम यहाँ पर खुद बताता है कि इसका काम क्या है। तो ये आप यहाँ पढ़ भी सकते हो, बाकी मैंने आपको ऊपर से बता दिया, और नाम से याद रखोगे तो आपका बहुत ही ज्यादा फायदा है। आगे क्या है? आगे भी आपके समिति हैं। जैसे हो गया एंट्री व कार्यक्रम समिति। एंट्री का मतलब क्या हो जाता है? एंट्री का मतलब हो जाता है किसी जगह पे आ जाना, ठीक है। यानी वेलकम कह सकते हो आप, किसी चीज को मैदान के पास लेके आना, एंट्री व कार्यक्रम समिति। कार्यक्रम के दौरान एंट्री करना, ठीक है। और आगे आप देखोगे तो ऑफिशियल्स के लिए समिति, यानी कमिटी ऑफ ऑफिशियल्स, ठीक है, ऑफिशियल्स। यह समिति खेल प्रतियोगिता के लिए विभिन्न ऑफिशियल्स जैसे कि रेफरी, जज, रिकॉर्ड कीपर, ट्रैक अंपायर, इन सभी ये सब जो है ना इसके समिति के अंदर आते हैं। आगे कौन सा है? आगे है प्राथमिक चिकित्सा समिति, ठीक है। तो इनका काम क्या है? इस समिति का मुख्य कार्य प्रतियोगिता के दौरान अगर खिलाड़ियों को कोई भी चोट लग जाता है तो उस समय इनका यानी इनका इलाज कर देना, ठीक है।
इनका इलाज करना इनका काम हो जाता है प्राथमिक चिकित्सा समिति का। अब बात करते हैं जो दौरान में इतनी सारी समितियां थी, कितनी, पीछे आप देखो 11 समिति, यानी दौरान के समय जो है 11 समिति है। तो 11 समिति का जिम्मेदारी क्या है? तो 11 समिति का पहला जिम्मेदारी है प्रतियोगिता के उद्घाटन के लिए उचित व्यवस्था कराना। यानी मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि टूर्नामेंट के दौरान जो भी समिति है, जो भी मतलब 11 समिति टूर्नामेंट के दौरान है, तो इन 11 समिति का क्या जिम्मेदारी है? तो मैंने आपको पहला जिम्मेदारी बताया। दूसरा जिम्मेदारी क्या है? खेल के मैदान, फील्ड, कोर्ट तथा संबंधित खेल उपकरणों की जांच करना तथा उन्हें कार्यकुशल बनाए रखना। ठीक है। प्रतियोगिता के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित करना। पूर्व निर्धारित, फिर आया पूर्व निर्धारित, यानी योजना की बात यहां पे हो रही है। खिलाड़ियों तथा खेल अधिकारियों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। जो खिलाड़ी है, जो अधिकारी है, इन दोनों का जो भी आवश्यकता है, जो भी इनकी जरूरत है, कोई भी जरूरत का सामान है, कुछ भी इनका सेवा है, वो करना। टूर्नामेंट संबंधी जरूरी सभी उद्घोषणाएं, यानी अनाउंसमेंट, उद्घोषणा को क्या बोलते हैं? अनाउंसमेंट करना। चोटग्रस्त खिलाड़ियों को, एथलीट्स को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना। यानी जो भी चोटग्रस्त है, चोटग्रस्त का मतलब जब व्यक्ति को चोट लग जाता है तो उस समय वो चोटग्रस्त दिखता है। ठीक है। तो चोटग्रस्त जो भी खिलाड़ी है, तो उनको एथलीट जो है, इन खिलाड़ी को बोलते हैं एथलीट। ठीक है। तो इनको प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना भी इनका काम है, क्योंकि इनके अंदर वो समिति आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स तथा प्रिंट मीडिया को समय समय पर जानकारी देना। उचित अनुशासन बनाए रखना, ये तो कॉमन लाइन है। ठीक है, ये हर समिति में आ जाएगा। टूर्नामेंट से बाद समिति, आप देखो क्या होता है ना, टूर्नामेंट हो गया खत्म, जो भी विजेता टीम है उनको मिल चुका है पुरस्कार, जैसा कि आपको आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है। अब टूर्नामेंट खत्म होने के बाद क्या हम लोग ऐसे ही चले जाएंगे? देखो मान लो ये पूरा मैदान है, इसमें पूरा टूर्नामेंट हो गया, तो क्या सभी सामान ऐसे बिखरा रहेगा, सब कुछ ऐसे फेंका रहेगा? आप सोचो, कुछ तो काम होगा, झाड़ू होगा या साफ सफाई होगा। तो ये जो बाद का काम बच गया ना, ये हो जाता है टूर्नामेंट के बाद वाले समिति का। तो वो इन समिति का कार्य होता है टूर्नामेंट के उपरांत सभी व्यवस्थाओं को सुनियोजित ढंग से जो है समेटना। ठीक है। सुनियोजित का मतलब यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से है, योजना बनाकर समेटना, इनकी ऐसे उल्टे पुल्टे कर देना। ठीक है। टूर्नामेंट के समाप्त होते ही समितियां कार्यशील हो जाती है। यद्यपि इनमें से कुछ समितियां टूर्नामेंट के दौरान कार्य करने वाली समितियां भी होती हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे काम को समेटने का ही बात होता है। यथापि हम इन्हें इनके कार्य के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए परिवहन समिति का कार्य क्या है? खिलाड़ियों को मैदान से घर तक ले जाना। ठीक है। आवासीय, आप मान लो क्या, एक था हमारा भोजन व आवास समिति, तो इनका कार्य यहां पर हो जाता है, इन सब का कार्य। और टूर्नामेंट के बाद परिवहन समिति का कार्य खिलाड़ियों को क्रीड़ा स्थल से उनके शहरों तक, क्रीड़ा का मतलब क्या, जहां पर वो है उनकी मतलब उनके स्थल तक, उनके शहरों तक पहुंचाना। ठीक है, जहां पर वो रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इनकी जिम्मेदारी क्या है, यानी जो टूर्नामेंट खत्म हो गया तो उसके बाद जो समितियां बच गई हैं, तो उन समिति का जिम्मेदारी क्या है वो आप समझ लो। उनका जिम्मेदारी है विजेताओं को पुरस्कार तथा, देखो एक तरह से यहाँ पे आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं। जैसे मान लो मैंने आपको 3 चीज बताया, एक ये पूरा सेक्शन मान सकते हो आप, ये पहला, फिर एक यहाँ पे, और ये बात का, ये था टूर्नामेंट के पहले का, ये था दौरान का। ठीक है, और ये आपका हो गया बाद का। तो इन तीनों का कार्य मैंने यहां बताया। ठीक है, विजेताओं को पुरस्कार तथा सर्टिफिकेट्स जारी करना तथा अतिथियों को चयन चिन्ह प्रदान करना, ये काम हो गया। संबंधित संघों तथा समितियों को आयोजन संबंधित विस्तृत आंकड़े, परिणाम, ठीक है, और जो इनका आवश्यक जानकारी है वो प्रदान करना। टूर्नामेंट के उपरांत की जाने वाली जो भी टीम है, खिलाड़ी है, उनको सुरक्षा विधि, ये सब इनसे वापस करना। यानी इनका काम क्या है कि टूर्नामेंट के बाद जो भी खिलाड़ी है उनको उनके घर तक पहुंचाना, साफ सफाई करना, ठीक है, जो भी सजावट था उनको हटाना, ठीक है, पूरा ताम झाम समेटना। कुल मिला के बात कहने का यहाँ पर यही है। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट से संबंधित सारा रिकॉर्ड तथा कागजात एकत्रित करना, जितना भी हमें
अगर वहां पे कैमरामैन आया है तो कैमरामैन का काम यहाँ पे क्या हो जाता है, वीडियो को दिखाना, यानी जो भी काम हुआ है उन काम को समेटना, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में कहूं तो खेल अधिकारियों व टूर्नामेंट से जुड़े अन्य लोगों को भुगतान करना, ठीक है। यानी मान लो अगर कोई टेंट लगा के जा रहा है, टेंट वाले को पैसे देना पड़ेगा, तो पैसे देना, ठीक है। पूरे टूर्नामेंट पर होने वाले खर्च की रिपोर्ट तैयार करना, जितना भी खर्च हुआ उन सबका रिपोर्ट बनाना, और तब काम होगा। अब बात करते हैं टूर्नामेंट का अर्थ। अभी आपने विभिन्न टूर्नामेंट, मतलब यहाँ पे आपने टूर्नामेंट समझा, टूर्नामेंट जो हो रहा था वो। अब टूर्नामेंट के दौरान भी बहुत चीज होता है। अब पहले समझते हैं कि जो टूर्नामेंट आपको इतना बता रहा हूं मैं, जब से आपको टूर्नामेंट समझा रहा हूं, तो आखिर टूर्नामेंट होता क्या है, इसका क्या अर्थ हो जाता है। देखो टूर्नामेंट अगर आपने अर्थ समझ लिया ना इसका, तो आप बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर ले लोगे अपने एग्जाम में। तो ध्यान से देखना, एक योजना के तहत विभिन्न टीमों के बीच नियमों के तहत या विनियमों के अनुसार, ठीक है, प्रतियोगिताओं का आयोजन करना टूर्नामेंट कहलाता है। देखो टूर्नामेंट कुछ और नहीं है, टूर्नामेंट का मतलब ही कुछ और नहीं है। टूर्नामेंट का मतलब यहां पे सीधा सा है, जो एक योजना बना है ना, उस योजना के तहत ही हमें विभिन्न टीमों के बीच प्रतियोगिता को जारी रखना है। बस एक योजना मान लो ये बन के रेडी है, 100 टीम है, या मान लो 2 टीम होता है, खिलाड़ी मान लो अब 100 होता है, ठीक है। तो इन दोनों टीमों के बीच प्रतियोगिता का आयोजन होगा, लेकिन नियम के तहत होगा। बस यही टूर्नामेंट कहलाता है। टूर्नामेंट का महत्व क्यों है, मतलब टूर्नामेंट आखिर हो क्यों रहा है। अगर टूर्नामेंट होता है तो क्या खिलाड़ी पर या फिर वहां के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है, या फिर प्रभाव जो है वो पड़ता है, तो वो समझते हैं। खेलों का प्रचार, पहला तो महत्व यहां पर यही है, पब्लिसिटी ऑफ स्पोर्ट्स, यानी यहां पे पब्लिसिटी हो जाता है या फिर प्रचार हो जाता है। प्रचार मतलब एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, ये हो जाता है। तो इनका काम हो जाता है खेलों का प्रचार। यानी यहां बात हो रही है टूर्नामेंट। अगर टूर्नामेंट मान लो यहां पर उदाहरण दूं, एक मैदान है, यहां पे अगर टूर्नामेंट होता है, तो टूर्नामेंट होने के बाद क्या महत्व है, यानी टूर्नामेंट का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। दूसरा है खेल कौशलों का विकास, या आप पढ़ भी सकते हो, इसका एक्सप्लेनेशन है यानी व्याख्या है, ठीक है। मैंने आपको व्याख्या भी दिखा रखा है, इसको आप पढ़ भी सकते हो। बाकी नाम से याद रखो, खेलों का प्रचार, इसमें बना सकते हो खुद ही कि अगर टूर्नामेंट आयोजित होता है तो उस समय उस स्थान का जो है बहुत ज्यादा प्रचार होता है, और वो स्थान बहुत ज्यादा फेमस होता है, और लोगों के अंदर इस स्थान की जो दृश्य है वो जागृत होती है। इस प्रकार बना बना के आप लिख सकते हो। खेल कौशलों का विकास, खेल कौशलों का विकास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स, ठीक है, खेल कौशलों का विकास हो जाता है। तीसरा क्या है, देखो तीसरा भी लाभ है, बड़े स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों के चयन में सहायक, ठीक है। जो भी मतलब यहां पे आप मान सकते हो बड़े स्तर पर, यानी बहुत ज्यादा स्तर पर प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों का चयन में सहायक हो जाता है, यानी उनका चयन होता है, उसमें सहायता मिल जाती है। इसमें आप इसका पूरा व्याख्या पढ़ सकते हो, ठीक है। अगला क्या है, मैत्री व एवं भाईचारे के विकास में सहायक। अगर 2 टीम आपस में खेल खेलती है, मान लो ये पहला टीम है, यहां पर ये पहला टीम हो गया, ये दूसरा हो गया। अब पहले टीम में जो भी खिलाड़ी है ना, मान लो 50 है, तो अब ये 50 खिलाड़ी एक दूसरे को जानते नहीं है। अगर ये सभी एक साथ खेल खेलेंगे या टूर्नामेंट आयोजित होगा, तो ये 50 व्यक्ति आपस में दोस्त हो जाएंगे। यानी यहाँ पे क्या होता है, भाईचारे का विकास हो जाता है, ठीक है, भाईचारे का विकास हो जाता है। क्योंकि 50 लोग अगर एक साथ खेलेंगे तो उनका कहीं ना बातचीत होगा, कहीं ना कहीं उनके बीच जो है लगाव होगा, या उनके बीच जानकारी होगी, आदान प्रदान होगा, तो ये हो जाता है। अगला महत्व क्या है टूर्नामेंट का, यानी यहाँ पे लाभ की बात हो रही है, ठीक है। लाभ क्या है टूर्नामेंट का, सामाजिक गुणों का विकास। समाज में जितने भी लोग हैं उनके जो भी गुण है ना, वो सबको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये हो जाता है। अब बात करते हैं टूर्नामेंट के प्रकार। अब यहाँ पे फिक्चर की बात आ जाएगी। फिक्चर आपको बताऊंगा मैं अभी इसी वीडियो के अंदर, आप वीडियो के एंड तक बने रहना, इसी में आपको फिक्चर भी बता दूंगा। देखो टूर्नामेंट के प्रकार पहले समझते हैं कि टूर्नामेंट का प्रकार कितना है, कितने प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं। देखो अब मैं आपको बुक का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। देखो टोटल आपके टूर्नामेंट कितने हैं, तो आप कहोगे पहला है नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग या राउंड रोबिन टूर्नामेंट। इसको लीग टूर्नामेंट भी कह दो या राउंड रोबिन भी कह दो, दोनों का मतलब एक ही है। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और चैलेंज टूर्नामेंट। लेकिन सीबीएसई ने क्या किया है, सीबीएसई की तरफ से जो आपका नॉकआउट टूर्नामेंट है ये आपके सिलेबस में है, जो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है ये आपके सिलेबस में नहीं है, और जो चैलेंज टूर्नामेंट है ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। बस आपको 2 टूर्नामेंट समझना है। 2 कौन से, एक तो नॉकआउट टूर्नामेंट, एक लीग टूर्नामेंट, ठीक है।
दो टूर्नामेंट आपको समझना है, ये दो टूर्नामेंट ही जो है आपके सिलेबस में है, ठीक है। पहला ये, दूसरा ये। यहाँ लिखा हुआ है सीबीएसई के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार इस कक्षा में केवल हम नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट ही समझने वाले हैं, इन दोनों को ही पढ़ेंगे और ये दो डिलीट है, ठीक है। तो अब हम इन दोनों पे फोकस करते हैं और इन दोनों को बारीकी से समझते हैं। तो पहले बात करते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट क्या है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखो, इस प्रकार के टूर्नामेंट में जो टीम हारती है वह टूर्नामेंट से तुरंत बाहर हो जाती है, अर्थात उसे दूसरा अवसर नहीं मिलता, केवल विजेता जो टीम है वो आगे बढ़ती रहेगी। इसलिए इस प्रकार के टूर्नामेंट को जो है एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कह देते हैं। अधिकतर टूर्नामेंट्स इसी प्रकार के होते हैं, इसी प्रकार से खेले जाते हैं। देखो, नॉकआउट, आउट, नॉकआउट, ये देखो नाम ही खुद कहता है, नॉकआउट का मतलब है आउट होने के बाद बाहर हो जाना, यानी नॉकआउट का मतलब है आउट समझ लो, यानी आउट से समझ लो आप। नॉकआउट का मतलब जब कोई व्यक्ति आउट हो जाता है तो उसको बाहर कर देते हैं, दोबारा मौका नहीं मिलता। जो जीतता जा रहा है, मान लो पहला कंपटीशन है, इसमें दो व्यक्ति जीत जाते हैं, तीन नहीं जीतते तो तीन बाहर हो जाएंगे। दूसरा होगा, इसमें एक जीत जाएगा, दो बाहर हो जाएंगे। अब अगला भी एक होगा, यहाँ दो अगर बचेंगे तो अगला होगा, बाकी ये विजेता कहला जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाता है। उदाहरण के लिए मान लो यदि किसी नॉकआउट टूर्नामेंट में 4 टीमें भाग ले रही हैं तो टूर्नामेंट का विजेता निम्नलिखित विधि से घोषित किया जाएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब नॉकआउट टूर्नामेंट के उद्देश्य क्या है, यानी नॉकआउट टूर्नामेंट होता क्यों है। देखो, सर्वश्रेष्ठ दल प्रतियोगी का पता लगता है, जो अच्छे खेल रहे हैं तो उनका जो कला है, स्किल जो है, उनके बारे में जानकारी मिल जाती है। खिलाड़ियों को एक ऐसा मंच प्रदान करना जिससे वह अपने खेल का अच्छे से प्रदर्शन करना, टीमों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देना, खिलाड़ियों के बीच मित्रता पूर्व जो है व्यवहार को बढ़ावा देना, दर्शकों का मनोरंजन करना, खेलों को बढ़ावा देना, ये सभी यानी ये सभी उद्देश्य जो हैं, ये सभी लाभ जो है, ये सभी इसके उद्देश्य जो है ना, वो नॉकआउट टूर्नामेंट के। अब लाभ की बात करते हैं, लाभ क्या क्या है। तो पहला लाभ है, इस प्रकार के टूर्नामेंट कम खर्चीले हो जाते हैं, ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं इसमें, गेम ज्यादा नहीं खेले जाते, लोग आउट हो जाते हैं, क्योंकि जो टीम हारती है वो तुरंत बाहर हो जाती है, तो ये कम खर्चीला हुआ। टूर्नामेंट से बाहर होने के डर के कारण क्या होता है, हर टीम हारने से बचने के स्तर पर बहुत कोशिश करती है कि मैं हारू ना, मैं हारू भी ना, है ना। लेकिन ठीक है, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का भी प्रयास ये लोग करते हैं, ये दूसरा लाभ हो जाता है। इसमें सब लोग इसको इजी नहीं लेते, आप ऐसा मत समझना कि इसको इजी ले लेते हैं। इस नॉकआउट टूर्नामेंट में जो खिलाड़ी होता है बहुत ही सख्त होता है, वो सोचता है मैं हारू ही नहीं, मैं भी ना हारू, मैं भी ना हारू, और मैं जो जीत जाऊं, ऐसे सभी लोग सोचते हैं और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ये दूसरा लाभ हो जाता है। तीसरा लाभ होता है, मैचों की संख्या कम होने के कारण टूर्नामेंट जल्दी खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार के टूर्नामेंट के आयोजन तथा संचालन से जुड़े अधिकारियों जैसे कि रेफरी, एम्पायर, ठीक है, टाइम कॉपर व रिकॉर्डर आदि भी इसमें कम संख्या में आवश्यकता बहुत पड़ती है। इस प्रकार के टूर्नामेंट में समय की बर्बादी बहुत कम होती है, बहुत कम, क्योंकि जो टीम हारती है बाहर हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं टूर्नामेंट का बहुत हानि भी है। लाभ समझ लिया आपने, उद्देश्य समझ लिया आपने, ठीक है, नॉकआउट टूर्नामेंट क्या है वो आपने समझ लिया, लेकिन नॉकआउट टूर्नामेंट का हानि क्या है वो समझो। ऐसे टूर्नामेंट में कई बार अच्छी टीमें प्रथम या दूसरे राउंड में ही टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, उनको टाइम नहीं मिलता, उनको मौका नहीं मिलता खेलने का। ठीक है, फाइनल मैच यदि कमजोर टीमों के बीच होता है तो ऐसे में दर्शकों की रुचि तथा संख्या कम हो जाती है, ये नुकसान है। इस प्रकार के टूर्नामेंट में टीमें, खिलाड़ी अत्यंत दबाव के कारण अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाते, उनके सामने किसी प्रकार का प्रतियोगिता, उनको मतलब जीतने का कोई भी लक्ष्य उनका मतलब रहता है, इसमें पूरा का पूरा लक्ष्य इनका रहेगा, लेकिन ये भी एक नुकसान है। मध्यम श्रेणी की जो टीम है, जिनको अच्छा भी नहीं आता और खराब भी नहीं आता, वो बीच के हैं। ठीक है, तो मध्यम श्रेणी की जो टीम है वो प्राय इस प्रकार के टूर्नामेंट में भाग लेना नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें इस बात का भय होता है कि श्रेष्ठ टीमों के सामने हम टिक नहीं पाएंगे। टीमों को बहुत सीमित संख्या में मैच खेलने को मिलता है, इसलिए नॉकआउट टूर्नामेंट का बहुत लोकप्रिय नहीं है। ये तो था हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट। अभी मैंने आपको नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में जो बिल्कुल विस्तार से बताया है, तो आप
अब आप ये समझ गए होगे, आपके माइंड में ये सेट हो गया होगा, यानी आपके मस्तिष्क में ये तय हो गया होगा कि नॉकआउट टूर्नामेंट क्या है, ठीक है, इसका महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है। तो आपसे अगर कोई पूछे नॉकआउट टूर्नामेंट क्या है तो आप तुरंत जवाब दे दोगे, इतना तो मैं समझता हूं। बाकी मैं आपको आगे फिक्चर बनाना भी सिखाऊंगा, ठीक है। अब समझते हैं हम राउंड रोबिन टूर्नामेंट या फिर लीग टूर्नामेंट। देखो ध्यान से समझना, कई बच्चे एग्जाम में गलती कर देते हैं, ठीक है, वो वहां पे क्वेश्चन आता है राउंड रोबिन टूर्नामेंट, वो लीग पढ़ के जाते हैं तो उनका हो जाता है नुकसान। तो मैं आपको पूरा कह देता हूं, देखो लीग टूर्नामेंट को ही राउंड रोबिन टूर्नामेंट कहते हैं, यानी लीग टूर्नामेंट के दो नाम है, राउंड रोबिन और लीग। समझ गए? तो समझते हैं कि लीग टूर्नामेंट आखिर है क्या। देखो लीग अथवा राउंड रॉबिन टूर्नामेंट एक ऐसा टूर्नामेंट होता है जिसमें भाग लेने वाली हर टीम टूर्नामेंट में भाग ले रही अन्य सभी टीमों के साथ कम से कम एक बार आवश्यक रूप से खेलती है। हालांकि ऐसा केवल सिंगल लीग टूर्नामेंट में ही होता है, जबकि डबल लीग टूर्नामेंट में प्रत्येक टीम भाग ले रही दूसरी सभी टीमों के साथ दो बार खेलती है। इसी प्रकार टूर्नामेंट टीमों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के अधिक अवसर प्रदान करते हैं। लीग टूर्नामेंट दो प्रकार के होते हैं। देखो लीग टूर्नामेंट जो है नॉकआउट टूर्नामेंट से काफी अच्छा है मेरे हिसाब से। तो लीग टूर्नामेंट क्या है, इसके दो प्रकार हैं, इसमें दो प्रकार हैं, ठीक है, मैं आपको आगे बताता हूं दो प्रकार है। पहले इसके प्रकार को समझ लेते हैं। देखो राउंड रॉबिन या लीग टूर्नामेंट दो प्रकार के हैं, पहला है सिंगल लीग टूर्नामेंट, दूसरा है डबल लीग टूर्नामेंट। बच्चों मैं आपको कहना चाहता हूं, वीडियो लंबा हो चुका है लेकिन आपके भले के लिए है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपका बहुत ही फायदा है। आगे मैं आपको फिक्चर बनाना भी सिखाऊंगा, जो कि आपको कभी नहीं आता ना, तो वो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, तभी आपका बहुत फायदा होगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं वीडियो को आखिर तक देखो, स्किप करोगे तो आपका नुकसान है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2024 का बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, तो 2024 के बोर्ड एग्जाम से पहले आप देख लो, बहुत आपको फायदा है। वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो अभी, ताकि पेपर से पहले हमारे चैनल से बहुत ही डॉक्यूमेंट आपको प्राप्त हो जाए और आपको बहुत ज्यादा फायदा भी हो, ठीक है। तो सिंगल लीग टूर्नामेंट क्या होता है? लीग टूर्नामेंट का पहला हमारा प्रकार है सिंगल लीग टूर्नामेंट। सिंगल लीग टूर्नामेंट में क्या होता है? सिंगल लीग टूर्नामेंट यानी सिंगल लोग जो है ना, यानी सिंगल लीग टूर्नामेंट में क्या होता है कि प्रत्येक टीमों में भाग ले रही अन्य टीमों के साथ एक बार खेलती है। इस प्रकार के टूर्नामेंट में मैचों की संख्या निम्नलिखित सूत्र यानी फॉर्मूला के आधार पर निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लो, अगर यदि टूर्नामेंट में 8 टीमें जो है ना भाग ले रही हैं, 8 टीमें हैं भाग ले रही हैं, 8 टीम, तो कुल मैचों की संख्या निम्न प्रकार से निर्धारित होगा, ठीक है। 8 इंटू माइनस ए बट्टे में 2 आ जाएगा, बराबर में 8 इंटू 7 और बटे में 2 आ जाएगा, बराबर कितना होता है 8 सतह कितना होता है 56, 56 बटे 2, और इसको हम काट देंगे इसके साथ तो ये हो जाएगा 28 मैच। तो ये हो जाता है फॉर्मूला जो सिंगल लीग टूर्नामेंट है उसका। अब डबल लीग टूर्नामेंट का क्या फॉर्मूला है, पहले समझते हैं डबल लीग टूर्नामेंट होता क्या है। डबल लीग टूर्नामेंट में प्रत्येक टीमों में भाग ले रही अन्य टीमों के साथ 2 बार खेलती है। देखो सिंगल लीग टूर्नामेंट में क्या था कि जो भाग ले रही है ना टीम, ये जो लीग टूर्नामेंट है इसमें जो भी टीम भाग ले रही है तो वो टीम अन्य टीमों के साथ एक बार खेलती है सिंगल लीग में, और डबल लीग में 2 बार खेलती है। नाम ही समझ लो, सिंगल लीग यानी सिंगल एक बार, डबल लीग यानी 2 बार डबल, ठीक है। इस प्रकार के टूर्नामेंट में मैचों की संख्या निम्न सूत्र से निकाला जाता है, निम्नलिखित सूत्र से निकाला जाता है, निर्धारित किया जाता है। सूत्र क्या है? टीमों की संख्या माइनस में 1, मान लो टीम मान लो आप 26 है, माइनस 1 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मान लो 8 टीम, मान लो आप यहाँ पे 8 भी मान सकते हो, 8 टीम है भाग ले रही है, ठीक है, निम्न प्रकार से निर्धारित होगा। तो 8 इंटू माइनस 1 आएगा, बराबर में 8 इंटू 7 बराबर 56 मैच खेली जाएंगी, ठीक है। मैथ भी है इसके अंदर, तो आप मैथ भी इसमें समझ सकते हो। तो अब हम बात करते हैं राउंड रोबिन या लीग टूर्नामेंट के जो लाभ हैं वो कौन कौन से हैं। जो हमारा लीग टूर्नामेंट है या जो हमारा राउंड रोबिन टूर्नामेंट है, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसके लाभ क्या है? तो इसका लाभ जो है नॉकआउट से तो अच्छा ही है, मैंने आपको पहले भी कह दिया। टूर्नामेंट के फॉर्मेट के कारण अच्छी व योग्य टीम जो है फाइनल में जो है विजय होती है, ठीक है, ये इसका लाभ है। हर टीम को अपनी कुशलता
क्षमता योग्यता दिखाने का पर्याप्त अवसर मिलता है। तीसरा, मैचों की संख्या अधिक होने के कारण खेलों को अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है या प्रसिद्धि अच्छी होती है। मैचों की संख्या अधिक होने के कारण चयनकर्ताओं को खिलाड़ियों के प्रदर्शन व कुशलता को देखने का पर्याप्त समय मिल जाता है, जिससे क्या होता है, अच्छे खिलाड़ियों को चुनने में आसानी हो जाती है। अब बात करते हैं आगे। तो टीमों को टूर्नामेंट में बने रहने के लिए सभी जो मैच है वो जीतने के लिए मतलब जरूरी नहीं होते। इसमें जो भी टीम है वो इसमें बने रहने के लिए कोई मतलब इनका जरूरी नहीं है कि मतलब इसमें जीतेंगे फिर आगे जाएंगे, ऐसा नहीं है इसमें। ठीक है, खिलाड़ियों को अपने खेल प्रदर्शन में बढ़ोतरी करने के लिए उचित अवसर या अवसर इसमें उपलब्ध होता है। दर्शकों को भी खेल को अधिक दिनों तक देखने का जो अवसर मिलता है इसमें क्या होता है, जो भी दर्शक है जो वहां पर आकर खेल को देख रहे हैं तो उनको देखने के लिए अवसर ज़्यादा मिलता है। नॉकआउट में क्या था, तुरंत गेम चालू होगा, तुरंत खत्म हो जाएगा, ऑडियंस चले जाते हैं, ये नुकसान हो जाता है। लेकिन लीग टूर्नामेंट में ऐसा नहीं है, ऑडियंस आराम से देखेंगे। देखो, अब लीग टूर्नामेंट का भी कुछ हानि है, ठीक है, इसका भी हानि है लेकिन कम हानि है। क्या है, इस प्रकार के टूर्नामेंट लंबे समय तक चलते हैं। क्या अब देखो, ये टूर्नामेंट क्या है, बहुत ही लंबे समय तक चल रहे हैं। अब इससे क्या होता है, ऑडियंस जो है ना वो बोर हो जाते हैं। ठीक है, ऑडियंस हो जाते हैं बोर। ठीक है, ये हो गया। लंबे समय तक चलने के कारण इन टूर्नामेंट का जो खर्च है वो सबसे अधिक आता है। ऐसे आयोजनों में ज्यादा अधिकारियों को भी इनकी भी आवश्यकता पड़ जाती है। बहुत अधिकारी चाहिए, पैसे चाहिए, और ऑडियंस भी बोरिंग हो जाते हैं, मतलब उनको बोर लगता है। ठीक है, मतलब वो कहीं ना कहीं बोरिंग टाइप का महसूस करते हैं। दूर से आने वाले जो टीम है उनको अधिक धन और समय का व्यय करना पड़ जाता है। अधिकतर टीमें मनोवैज्ञानिक रूप से बार बार हारने के कारण हतोत्साहित हो जाती है। ठीक है, यानी उदास हो जाती है, अर्थात उनका मनोबल गिर जाता है। ऐसी स्थिति में ये टीमें अच्छा प्रदर्शन करने के लिए असफल होती हैं। ठीक है, ये हो गया, ये नुकसान हो गया। कई बार इतने लंबे आयोजन के कारण दर्शकों की जो खेल में रुचि है वो भी कम हो जाती है। तो इस प्रकार से आप इसका हानि भी बता सकते हो अपने एग्जाम में। तो अब हम फिक्चर बनाना सीखेंगे प्रैक्टिकली तरीके से, और मैं आपको कैमरे से बताऊंगा। अब आप जो देखोगे कैमरे से आएगा, उसमें आपको हैंड राइटिंग यानी कॉपी के ऊपर बताऊंगा, नोटबुक के ऊपर आपको लिख के बताऊंगा कि आखिर फ्रिक्चर बनाते कैसे हैं। वीडियो का एंड तक देखना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन बच्चों ने अभी तक यानी इस समय तक जहां पर वीडियो चल रहा है, तो इस समय तक अगर आपने देख लिया हमारे वीडियो को तो आप बहुत ही सीरियस हो अपने पेपर के लिए। अगर जिन बच्चों ने वीडियो कट करके देखा, यानी यहाँ देखा फिर काटा फिर यहाँ देखा, तो उनका नुकसान है, मैं आपको पहले कह रहा हूँ। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ वीडियो को पूरा देखना, तभी आपका फायदा होगा। तो आप क्या करते हैं, हम प्रैक्टिकली जो है फ्रिक्चर बनाना सीखते हैं। तो कैमरा जो है अब स्टार्ट हो जाएगा, बस कुछ समय आपको लगेंगे। ठीक है, तो अब जो है आप कैमरे से देखोगे कि फ्रिक्चर कैसे बनाते हैं। तो कैमरा अब जो है आपका स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप वीडियो को स्किप मत करना, बिल्कुल लास्ट तक देखना। तो बच्चों आप देख सकते हो हमने जो है अपना कैमरा स्टार्ट कर दिया, जैसा कि आपको आपके सामने दिख रहा होगा। आपको ये जो फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट का बुक है वो आपको दिख रहा होगा। तो फिजिकल एजुकेशन का बुक आपको दिख रहा है, तो ये आपका फिजिकल एजुकेशन का पूरा बुक है। ठीक है, तो इसी का हम जो पहला अध्याय है वो यहाँ पर कर रहे थे, जो मैंने आपको पूरा प्रॉपरली जो है अच्छे से समझा दिया। देखो, पहला आपका अध्याय था खेल कार्यक्रम का प्रबंधन, तो ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। बस एक टॉपिक बच गया है जिसे कहते हैं फिक्चर। ठीक है, मैंने आपको ये चैप्टर जो है ना पूरा एक एक चीज बारीकी से समझा दिया, एकदम बारीकी से। बस एक चीज रह गया है, वो है हमारा क्या, तो आप कहोगे हमारा बस एक फिक्चर रह गया, जो मैं आपको अब बता रहा हूं। ठीक है, तो फ्रिक्चर आप सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले कह रहा था, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या करते हैं, फ्रिक्चर समझते हैं। अपना पहला जो आपका चैप्टर था इसका हमने हर टॉपिक समझ लिया। आप यहां देखोगे तो इसका मैंने हर टॉपिक आपको बता दिया, पूरा चैप्टर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब हम समझते हैं अपना जो फिर फ्रिक्चर है वो। और यहाँ आप नोट कर रहे होगे, मैंने आपको ये बताया था, ये स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाया था अपने स्लाइड के ऊपर, जो आपको मैं पूरा पढ़ा रहा था। ठीक है, पीछे आप बैक करके देख सकते हो वीडियो को, वहां पर आपको मैंने बताया था। देखो, आपके टोटल बुक में वैसे इसमें जो बात होती है ना वो 4 होती है, टोटल 4 प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं, 4 प्रकार के। लेकिन सिलेबस में सिर्फ 2 ही है, 2 ही आपके सिलेबस में, 4 के बदले सिर्फ 2 है।
तो ये चैलेंज टूर्नामेंट आपके सिलेबस में नहीं है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट आपके सिलेबस में नहीं है, और लीग टूर्नामेंट आपके सिलेबस में है, और नॉकआउट टूर्नामेंट भी आपके सिलेबस में। तो हम सिर्फ इन दोनों टूर्नामेंट को समझने वाले हैं। जैसा कि सीबीएसई बोर्ड ने ये रिलीज कर दिया था कि हमारा ये दो जो टूर्नामेंट है, कॉम्बिनेशन और चैलेंज, ये आपका डिलीट है, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पर जो है इसकी जो जानकारियां हैं पूरा मैंने आपको जो है अपने स्लाइड में पढ़ा दिया था, बता दिया था। तो अब हम क्या करते हैं, फ्रिक्चर बनाने का विधि समझते हैं। और बाकी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आज डेट है 29 जनवरी 2024 मंडे, ठीक है। आज डेट है 29 जनवरी 2024, ठीक है। आपका फिजिकल एजुकेशन का सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम चालू होने वाला है। तो आपको मैं बता दूं, इंपॉर्टेंट हमारा कोर्स है, आप इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। देखो, टूर्नामेंट आप समझ गए, एक ये जो है ना, टूर्नामेंट का मतलब क्या होता है, एक योजना के तहत विभिन्न टीमों के बीच नियमों के अनुसार प्रतियोगिता का आयोजन करवाना टूर्नामेंट कहलाता है। अब टूर्नामेंट टोटल दो प्रकार के आपकी सिलेबस में है। पहला है नॉकआउट टूर्नामेंट, दूसरा है लीग टूर्नामेंट, जिसे हम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कह रहे हैं। तो ये सभी प्रकार के फ्रिक्चर बनाना हम सीखेंगे। और यहां आप एक चीज समझ लो, नॉकआउट टूर्नामेंट के आधार पर फ्रिक्चर तैयार करना हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले हम ये समझेंगे कि नॉकआउट टूर्नामेंट के आधार पर हम फ्रिक्चर कैसे तैयार करेंगे। और राउंड रॉबिन जो हमारा है, देखो यहां पर देखो, जो हमारा लीग टूर्नामेंट है ना, लीग टूर्नामेंट क्या जो हमारा दो प्रकार है, यानी लीग टूर्नामेंट का जब भी हम फिक्चर बनाते हैं दो प्रकार से बनाते हैं। पहला होता है स्टेयरकेस विधि, दूसरा होता है साइक्लिक विधि। तो इन दोनों विधि को मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, ठीक है। तो टोटल हमारा जो पहला नियम है नॉकआउट टूर्नामेंट के आधार पर फिक्चर तैयार करना, दूसरा है लीग टूर्नामेंट के आधार पर स्टेयरकेस विधि के अनुसार क्या करना है, फिक्चर तैयार करना है, और साइक्लिक विधि के अनुसार फिक्चर तैयार करना है। तो ये तीनों टूर्नामेंट आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। आप वीडियो स्किप मत करना। वीडियो जो है 1 घंटे प्लस की हो चुकी है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ वीडियो बहुत लंबा है, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, मैंने आपको ये नियम बता दिया, बिल्कुल 3 प्रकार के हमारे फिक्चर बनाना आपको सिखाऊंगा। देखो, टूर्नामेंट बनाने का जो विधि है ना, मान लो उदाहरण के लिए मैं आपको ये बताऊं, तो टूर्नामेंट यहां देखो टूर्नामेंट बना मतलब नियम जो होता है टूर्नामेंट का, वैसे फिक्चर बनाते कहते हैं। फिक्चर बनाने का टोटल विधि क्या है वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं, ठीक है। अब आपको क्लियर मेरा बुक दिख रहा होगा। देखो, ये जो विधि बनाने का है ये मैं आपको इसमें बताता हूं। यहां देखो, नॉकआउट टूर्नामेंट के आधार पर 19 टीमों का फिक्चर तैयार करना कैसे करेंगे। तो आपको टीम लिखना है, टीमों की संख्या पूरी लिख देनी है। 19 टीम है तो आपको 19 टीम लिख देना है, ठीक है। मैचों की संख्या बराबर क्या लिखना है आपको, टीमों की संख्या। तो टीमों की संख्या 19 है तो -1 कर देंगे, बराबर 19 - 1 बराबर 18 मैच हो जाएंगी। ऊपरी अर्ध में टीमों की संख्या, तो इसका सूत्र क्या है निकालने का, टीमों की संख्या प्लस 1/2। तो टीमों की संख्या क्या है 19 प्लस में 1/2, और इसको कर देंगे तो 20 हो जाएगा, बटे में 2, और 2 बार में कट, ये हमारा 10 बार में कट जाएगा, 10 दूना 20 होता है। निम्न अर्ध में टीमों की संख्या, ठीक है, टीमों की संख्या -1/2 बराबर 19 - 1/2 आ जाएगा हमारा 18/2 बराबर 9 टीम, ठीक है। 22 देने का संख्या 32 - 19 बराबर 13 22, ठीक है। ऊपरी अर्ध में 22 देने का फॉर्मूला, यह संख्या जो हमारा है 22 देने का संख्या, बटे में हमारा 2 आ जाएगा, -1 रहेगा, -1/2 बराबर 12/2, 6 22 हो जाएंगे। और यहाँ पे 13 क्यों आ रहा है, यहाँ पर ये 13 है ना, ये देखो ये 13 है। निम्न अर्ध में देखो, निम्न अर्ध में 22 की संख्या, तो 22 की संख्या प्लस में 1/2 बराबर 13 + 1, ठीक है, या 2 आ जाएगा, ठीक है, 1 नहीं 2, बराबर में आ जाएगा 14/2, फिर 7, और राउंड की संख्या हमारा 2 × 2 × करके 5 बार में आ जाता है। फिर प्रत्येक क्वार्टर में 22 की संख्या, पहला क्वार्टर दूसरा क्वार्टर, इस प्रकार से आपको यहाँ पे मिल गया। मैंने आपको यहाँ बताया पूरा उदाहरण के सहित। अब फ्रिक्चर तैयार कैसे करते हैं, मेन खेल तो यहाँ पर फ्रिक्चर का है। देखो इसमें कितनी टीमें हैं, यानी कितने टीम है, 19 टीम है ना, मैंने आपको पहले भी कह रहा था 19 टीम है। तो 19 आपको लाइन खींचना है ऐसे, और इसमें लिखना है पहला दूसरा तीसरा, ये 22 है, ठीक है। ऊपर से नीचे से वैसे ऐसे देते हैं, पहले नीचे से फिर ऊपर से, फिर यहां से नीचे से, फिर ऐसे, ठीक है। इसमें 2 अर्ध बनाएंगे, फिर इस प्रकार से ऐसे करके इसका विजेता जो है वो हम घोषित कर देंगे। तो ये ऐसा हो जाएगा आपका नॉकआउट टूर्नामेंट के आधार पर। तो नॉकआउट टूर्नामेंट के आधार पर फ्रिक्चर जो है ना वो इस प्रकार से ही
बनाया जाता है, मैंने आपको ये बता दिया। अब बात करते हैं कि लीग टूर्नामेंट में जो हमारा पहला है स्टेयरकेस और दूसरा साइकिलिक विधि। तो स्टेयरकेस में क्या है, देखो स्टेयरकेस में क्या होता है, इसमें बारी बारी चलता है, 1 2 3 इस प्रकार से आपको यहाँ पर चलता है। इसमें दिया हुआ है उदाहरण के लिए, यदि टीमों की संख्या 9 हो तो 8 शीर्ष मुख तथा समांतर 8 कॉलम बना लेते हैं तथा इसमें संख्याओं को भी दिए जाते हैं, जैसा कि यहाँ आपको दे रखा है 1 2, इस प्रकार से बनेगा विधि। और बाकी लीग टूर्नामेंट के आधार पर 9 टीमों का फिक्चर तैयार करना है, फिर यहाँ बताया गया है, इसका फॉर्मूला बताया गया है, पूरा यहाँ पर बारी बारी बता रखा है। इस प्रकार से क्या होगा, आप यहाँ पर देखो, इस प्रकार से इसका जो आंसर है वो यहाँ पर निकल जाएगा। ऊपर आप देख रहे हो कि ये निकल गया है, दूसरे लीग टूर्नामेंट के लिए मैचों की संख्या ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हम पीछे मैंने आपको क्या बताया, पीछे यहाँ देखो मैंने आपको स्टेयरकेस बताया, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर होगा बिल्कुल विस्तार पूर्वक। अब बात करते हैं कि साइक्लिक विधि के अनुसार जो है लीग टूर्नामेंट में जो हमारा दूसरा टूर्नामेंट है, दूसरा जो फिक्चर बनाने का तरीका है वो है साइक्लिक विधि। तो मान लो उदाहरण लूँ मैं आपके सामने, दूसरा मान लो, दूसरा भी आपके सामने मस्त है। देखो लीग टूर्नामेंट में साइक्लिक विधि के अनुसार 6 टीमों का फिक्चर तैयार करना है। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, टीमों की कुल संख्या 6 है, मैचों की कुल संख्या निकालने के लिए क्या करोगे आप, टीमों की संख्या इनटू में टीमों की संख्या माइनस डाल दोगे और बटे में 2 डाल दोगे। तो हमारा संख्या क्या है 6, माइनस में 1 कर देंगे, बटे में 2, यहाँ पे 1 घट जाएगा, ये 6 जो है ना यहाँ से 1 घट जाएगा, 5 आ जाएगा, बटे में 2 और यहाँ 30 और 15 बार में कट जाएगा, 15 मैच। और राउंड की संख्या क्या है, जो टीमों की संख्या -1 बराबर में 6, ये आपको बन जाएगा। और इस प्रकार से ये चलेगा ऊपर, फिर ये ऐसे करके ऊपर, फिर ये ऊपर, ऐसा राउंड होंगे। टोटल हमारे 5 राउंड होंगे, यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर निकला भी है 5 राउंड, ठीक है। तो ये आपने यहाँ देख लिया, मैंने आपको क्या क्या बताया, आप फिर यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। फिलहाल मैं इस पुस्तक को जो है वो साइड करता हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने आपको यहाँ पर, बच्चों यहाँ देखो, मैंने आपको यहाँ पे क्या है कि नॉकआउट टूर्नामेंट के आधार पर फिक्चर तैयार करना बता दिया है, और जो स्टेयरकेस विधि होता है ना लीग टूर्नामेंट का, उसके आधार पर बता दिया, और साइक्लिक विधि भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा फिक्चर बनाना भी कंप्लीट हुआ, और यहाँ पर जो हमारा चैप्टर था वो भी मैंने आपको थ्योरी बता दिया, यानी चैप्टर का पूरा थ्योरी बता दिया, फिक्चर बता दिया। तो मैं आशा करता हूँ ये जो टॉपिक है ये सभी आपको समझाए जो गए हैं वो आपको समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको फिक्चर बनाना बिल्कुल आसान से बिल्कुल विस्तार पूर्वक सिखा दिया है, और मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये हर चीज़ समझ में आ गया होगा। इसमें विधि के अनुसार मैंने आपको हर चीज़ बताया है। तो यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ पे देख लो, यहाँ जो हमारा पहला चैप्टर था ये हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है पूरा, ये हमने हर चीज में कर लिया, ठीक है। तो कल हम अपना दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है खेल कूद में बच्चे तथा महिलाएं। तो बच्चों वो वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके सर्च कर सकते हो, तो हमारा वीडियो सर्च में आ जाएगा, ऊपर दिखेगा आपको, आप हमारे वीडियो को देख सकते हो, जो कि हमने सेशन 2023 और 24 के बच्चों के लिए करवा रखा है, ठीक है। तो ये भी आप हमारा देख सकते हो, ठीक है। तो इसी प्रकार मैंने आपको फिक्चर बनाना बहुत ही अच्छी तरह से सिखा दिया है, और मैं आशा करता हूँ आपको फिक्चर बनाना समझ में आ चुका होगा। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको फिक्चर बनाना बहुत ही अच्छी तरह से आ गया होगा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ फिक्चर कैसे बनाते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने जो है थ्योरी समझ लिया, जो कि आपका थ्योरी था, और जो आपका फ्रिक्चर था, फ्रिक्चर भी मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरह से बता दिया है, सभी चीज मैंने आपको बता दिया, और डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हमारा वीडियो जो है 1 घंटे प्लस का बन चुका है, लेकिन मैंने आपको हर चीज बारीकी से बताया है, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आपको चैप्टर बिल्कुल विस्तार से समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा है आपको, बहुत ही लंबा हमने मेहनत करके वीडियो बनाया है, तो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बहुत ही अच्छे से पहुंचेगा और आप हमारे वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर आपको क्लिक करना है, और वीडियो को एक लाइक करना है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, और कमेंट करके आपको बताना है कि वीडियो कैसा लगा है। और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो, ताकि 2024 का जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा फिजिकल एजुकेशन का, तो उसका लाभ आपके दोस्तों को भी हो सके, ठीक है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, यानी अपना जो दूसरा चैप्टर उसमें मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।